देखिए बच्चों, कल हमने गाउस लॉ के बारे में पढ़ा था और गाउस लॉ के द्वारा हमने कूलाम लॉ को प्रूफ किया था। इसके अलावा हमने गाउस लॉ का प्रूफ भी क्लियर किया था। नेक्स्ट टॉपिक है जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ, मीन्स गाउस लॉ का एप्लीकेशन हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इन्फिनाइट लॉन्ग चार्ज वायर। ठीक है, मीन्स किसी भी एक लॉन्ग चार्ज वायर है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी ले सकते हैं आप, नेगेटिव चार्ज भी ले सकते हैं, उसके द्वारा किसी भी डिस्टेंस पर आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो किसी भी चार्ज वायर के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा किसी भी पॉइंट पर जो हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि एक वायर है, ये कोई वायर है जिसके ऊपर कौन सा चार्ज रखा हुआ है, एक पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, इस वायर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो आपको पता है इस वायर की वजह से, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगा, अवे फ्रॉम द वायर। ठीक है, अब हमें इस वायर की वजह से एक पॉइंट पी कंसीडर करते हैं हम, जो इस वायर से आर डिस्टेंस पर है। कितने डिस्टेंस पर है, आर डिस्टेंस पर है। इस पॉइंट पी पर हम क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो किसी इस स्ट्रेट वायर से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है जहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज़ पॉइंट पी। ठीक है, तो ये लैंग्वेज मैंने लिख रखी है। ठीक है, तो देखिए अब हमें इस वायर को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको वायर को एक गाउसियन सरफेस में एनक्लोज करेंगे। ठीक है, क्योंकि जब भी किसी भी बॉडी के अराउंड या किसी चार्ज के अराउंड हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है गाउस लॉ से, तो सबसे पहले हम उसको गाउसियन सरफेस में एनक्लोज करते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इस वायर के अराउंड एक आर रेडियस की और एल लंबाई की एक गाउसियन सरफेस हम कंसिडर कर लेते हैं, जिसको मैंने डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया हुआ है कि इस स्ट्रेट वायर जिसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज है उसके अराउंड एक गाउसियन सरफेस कंसिडर करते हैं। इस गाउसियन सरफेस की रेडियस कितनी है, आर है, क्योंकि हमें क्या करना है, इस पॉइंट पी को एनक्लोज करना है, और इस गाउसियन सरफेस की लेंथ कितनी है, एल मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, अब हम इसको गाउसियन सरफेस को 3 कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं, एरिया कंपोनेंट में। फर्स्ट वाला एरिया कंपोनेंट हम मान लेते हैं DS1 से रिप्रेजेंट किया है, यानी स्मॉल एरिया DS1, यानी जो टॉप का सर्कुलर पार्ट है, जो सर्कुलर रीजन है टॉप का, उसको हमने DS1 मान लिया। ठीक है, जो CS है, कर्व्ड सरफेस एरिया है, एक्चुअल में ये सिलेंड्रिकल फेस बन गया। ये जो गाउसियन सरफेस है वो कैसा है, सिलेंड्रिकल है, तो इसका जो फर्स्ट सर्किल है इसका एरिया हम कंसिडर करेंगे CSA, ये वाला जो रीजन है CSA, और तीसरा कौन सा हो गया, जो इसका बॉटम वाला सर्कुलर पार्ट है उसका हम एरिया मान लेते हैं, कितना है, S3 मान लेते हैं। D मीन्स स्मॉल रीजन हम कंसिडर कर रहे हैं। अब देखिएगा, सबसे पहले हम इस वाले एरिया है, इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, इस एरिया के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है ना, तो मान लेते हैं कि DS1 का एरिया वेक्टर कौन सा है, ये वाला। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में दोनों तरफ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि चार्ज क्या है पूरे स्ट्रेट वायर के ऊपर। और इस वाले के लिए एरिया वेक्टर क्या होगा, इसका इस डायरेक्शन में होगा, और इस वाले के लिए एरिया वेक्टर क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा। तो आप यहाँ से देखिएगा कि जो DS1 है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या है, परपेंडिकुलर है, क्योंकि देखो इस इलेक्ट्रिक जो DS1 है इसका जो एरिया वेक्टर है, ये जो एरिया वेक्टर ए है इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या है, परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री पर है। ठीक है, ऐसे ही जो DS2 है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है, यानी इसका जो एरिया वेक्टर होगा किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में, और उसी डायरेक्शन में क्या है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहाँ पे मतलब DS2 है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या है, पैरेलल में है। और तीसरा जो रीजन है नीचे वाला, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो इधर भी है और आप इधर भी ले सकते हैं। ठीक है, दोनों तरफ ही होगी, और एरिया वेक्टर है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस एरिया के परपेंडिकुलर, मीन्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। तो यहाँ से अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर आप अगेन क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है ना, तो यहाँ पर DS1, DS2 और DS3 क्या है, एरिया है किसके, जो इस सिलेंड्रिकल रीजन है उसके पार्ट की। अब देखिएगा नेक्स्ट, अब हमें क्या निकालना है कि इस वायर की वजह से टोटल फ्लक्स निकालना है। ठीक है, टोटल फ्लक्स थ्रू द
3 एरिया कंपोनेंट। तो हम आपको पता है कि किसी भी फ्लक्स हम निकालते हैं तो फाई इक्वल टू कितना होता है, अगर हम फ्लक्स निकालते हैं तो फाई इक्वल टू होता है ई डॉट डी एस, या फिर आप ई डॉट डी ए भी लिख सकते हैं अगर आपने एरिया को कंसिडर किया हुआ है तो। दोनों एक ही बात है, अगर आप एरिया को डी एस से लिखते हैं तो डी एस लिखेंगे, आप एरिया को आप ए से लिखते हैं तो डी ए लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिएगा टोटल फ्लक्स थ्रू द ऑल 3 एरिया कंपोनेंट, हम तीनों एरिया कंपोनेंट S1, S2 और S3 से हम क्या निकाल रहे हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल रहे हैं। तो देखिएगा जो फाई टोटल है ये मान लेते हैं हम S1 की वजह से है, ये वाला S2 की वजह से और ये वाला S3 की वजह से, ठीक है। जैसे मैंने लिखा हुआ है ई डॉट डी एस वन, ई डॉट डी एस टू, ई डॉट डी एस थ्री, ठीक है। अब देखिएगा जब भी डॉट रिमूव होता है तो क्या आता है कोस थीटा, और ई डॉट डी एस वन आपस में क्या है परपेंडिकुलर है, हम पीछे पढ़ चुके हैं। ऐसे ही ई डी एस टू पैरेलल है इसलिए कोस 0 डिग्री हो गया, यहाँ पे परपेंडिकुलर की वजह से कोस 90, और यहाँ पे भी क्या हो गया परपेंडिकुलर होने से कोस 90। ई और डी एस थ्री क्या है आपस में परपेंडिकुलर है। तो देखिएगा कोस 90 कितना होता है 0, तो ये वाली वैल्यू पूरी क्या हो जाएगी 0 होगी। कोस 0 कितना होता है 1, तो ये वाला सेम ऐसे रह जाएगा, और ये वाली 90 की वजह से भी क्या हो गया 0 हो गया। या फाई इक्वल टू ई तो कांस्टेंट है, हमने इसको बाहर ले लिया। अब डी एस मीन्स एरिया स्मॉल रीजन का, हमें इंटीग्रेशन मीन्स ये टोटल एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम इस DS2 का, यानी DS2 क्या है उस सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया है। तो किसी भी सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो कितना होता है 2πr/L, जहाँ पर r उसकी रेडियस और L क्या मानी हुई है हमने उसकी लेंथ मानी हुई है, ठीक है। तो यहाँ से हमने इस ds को इंटीग्रेशन करके, ये इंटीग्रेशन किसका एक स्मॉल रीजन को रिप्रेजेंट करता है, हमने कंप्लीट करेंगे तो क्या हो गया 2πr/L, ठीक है ना। अब देखिएगा हमें पता है कि जो फाई है गाउस लॉ से हम पता है फाई किसके बराबर होता है Q/ε0। गाउस लॉ क्या कहता है कि किसी भी सरफेस के द्वारा जो नेट फ्लक्स है वो क्या होता है 1/ε0 टाइम ऑफ टोटल चार्ज, ये हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से हम फाई की जगह हमने क्या वैल्यू रख दी है, ये वैल्यू रख देते हैं यहाँ से Q/ε0 इक्वल टू 2πr/L, या फिर यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो E निकालेंगे तो कितना हो जाएगा Q/2πr/L/ε0। अब देखिएगा जो चार्ज है, हम जो चार्ज ले रहे हैं वो इस वायर के लेंथ के अकॉर्डिंग क्या हुआ है स्प्रेड हो रहा है। मीन्स ये जो चार्ज है ये पॉइंट चार्ज नहीं है, क्या नहीं है पॉइंट चार्ज नहीं है। मीन्स चार्ज क्या है लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड है। चार्ज कैसा है लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हमें पढ़ चुके हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 3 तरह का, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर जो चार्ज है वो कैसा है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। और आपको पता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को किससे लिखा जाता है लैम्डा से। तो लैम्डा बराबर क्या होता है Q/L। तो यहाँ से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई से Q की वैल्यू निकाल सकते हैं, वो कितना हो जाएगा λ/L। तो हम इस इक्वेशन में यहाँ पर Q की जगह क्या रख देते हैं हम λ/L। तो L से L कैंसिल हो गया, ठीक है। आपके पास क्या बचा λ/2πr/ε0, यानी ये क्या हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। हम क्या निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो किसी भी स्ट्रेट वायर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है λ/2πr/ε0, ठीक है। मैं इसको देखिएगा अगर वेक्टर फॉर्म में लिखता हूँ मैं, अगर इसकी वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर फॉर्म कितनी हो जाएगी देखो E इक्वल टू λ/2πr/ε0, और हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं एक यूनिट वेक्टर लिख देते हैं। ये क्या हो गया इसका वेक्टर फॉर्म हो गया। एक अगर हम ग्राफ की बात करें बिटवीन E एंड R, मतलब डिस्टेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में अगर हम ग्राफ की बात करें तो देखिएगा लैम्डा 2π और ε0 ये सब कांस्टेंट है, यानी E है जो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R के। E जो है किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस R के। तो मीन्स जैसे जैसे हम वायर से दूर जाते हैं, जैसे जैसे हम वायर से दूर जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा डिक्रीज होगा। तो मीन्स अगर आपको ग्राफ R और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बोला जाए तो ग्राफ किस तरह का होगा, इस तरह से ग्राफ रिप्रेजेंट किया जाएगा। मैंने बता रखा है कि जब कोई भी दो क्वांटिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं तो ग्राफ की शेप हमेशा कैसी होती है इस तरह से होती है, ठीक है।
कोई डाउट हो तो आप कमेंट करना।